मैं हूँ करण गौर। मैं हूँ रसिका दुग्गल। और मैं हूँ मुकुल चड्डा। और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद के लिए। थैंक यू। रसिका, सबसे पहला सवाल ये कि जब भी आप पर्दे पर आती हैं तो लोगों को ये विश्वास होता है कि एक अच्छी फिल्म होगी, एक अच्छी कहानी हो, एक अच्छा एंटरटेनमेंट होगा, मजबूत। तो ये जो विश्वास आपने दर्शकों को दिलाया है, इसमें कितनी मेहनत और कितना मतलब वो करना पड़ा कि तब जाके अब लोग पर्दे पर आपको देखकर वो विश्वास रखते हैं? मेरे ख्याल से ये सिर्फ मेरी मेहनत नहीं रही है, क्योंकि फिल्म एक टीम के साथ बनती है। आप अकेले अच्छा परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते। अगर आपके डायरेक्टर को अच्छी परफॉर्मेंस तक पहुंचने का के टूल्स नहीं हो आपके डायरेक्टर के पास, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। और अगर स्क्रिप्ट में आपके लिए स्क्रिप्ट अच्छी तरीके से नहीं लिखी गई हो, तो एज अ परफॉर्मर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आई थिंक दैट आई वाज वेरी लकी कि जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया वो बहुत ही इन्वॉल्व्ड परफॉर्मेंस चाहते थे, और उन्होंने मुझे वो फ्रीडम दी और वो स्पेस दिया कि मैं एक अच्छी परफॉर्मेंस कर पाऊँ। जैसे मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर की राइटिंग इतनी सॉलिड नहीं होती, तो बीना त्रिपाठी का किरदार उतना उभर कर नहीं निकलता जितना कि निकला है। और मंटो जैसी फिल्म में नंदिता दास ने सफिया मंटो के रोल को एज अ वुमन बहुत इम्पोर्टेंस दिया, एंड शी वांटेड टू डू दैट, नहीं तो वो रोल इम्पोर्टेंट नहीं लगता। तो आई थिंक ये डायरेक्टर्स और राइटर्स ये चाहते थे कि ये परफॉर्मेंस अच्छे से हो, इसलिए हो पाया। डायरेक्टर साहब के पास चलते हैं, आप माइक उनके साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक तो ये कहानी क्यों अलग है, क्योंकि इस तरह की फिल्में आमतौर पर कमर्शियली तो बनती नहीं है, तो कितना टफ भी होता है इस तरह की कहानी को कहना? सर मतलब थोड़ा सा टफ नहीं होता, क्योंकि आपको वैसे आपने वैसे अभी शब्द यूज किया कमर्शियल। वैसे कमर्शियल तो हर पिक्चर होती है, क्योंकि हमको पैसे चाहिए होते हैं पिक्चर बनाने के लिए। मगर कमर्शियल है वो मेन स्ट्रीम में बहुत मुश्किल से बनती है पिक्चर, जहाँ पे आपको मतलब बहुत सारे पैसे मिलते हैं पिक्चर बनाने के लिए। क्योंकि जब आपको बहुत सारे पैसे मिलते हैं, और आपको ऑल्सो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते हैं कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ये हर आदमी को पता लगेगा। जैसे हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब कि कॉमन मैन के सबसे कॉमन चीज जो है, एक पतली सी लाइन होती है जिस हर चीज में कॉमन है, और वही बोलते हैं कि वही कहानी के ऊपर आपको पिक्चर बनानी पड़ती है। और आपको उससे थोड़ा सा अलग बनाना पड़ता है, तो उसमें आपको बजट भी आपको थोड़ा सा कम करके वैसी पिक्चर बनाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। मगर आपके पैसे अगर ठीक ठाक हैं और पिक्चर भी आपको आइडिया पसंद आया और आपको इतने अच्छे एक्टर मिलते हैं करने के लिए, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। फिर उसके बाद फिर तो डिफिकल्टी वो तो बहुत आसान हो जाता है काम। डिफिकल्टी उसके बाद फिर से हो जाती है जब आपको रिलीज के टाइम और वो सब होना पड़ता है, क्योंकि सब उसी में मेन स्ट्रीम उसी में थोड़ा सा ज्यादा वो फंस जाते हैं और हमको मौका नहीं देते। मैं तो बोल रहा दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए ना, मेन स्ट्रीम भी होना चाहिए और हमारी जैसी फिल्म भी होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी कभी ना मुश्किल हो जाता है वहीं पे। फिल्म की कास्टिंग की और फिल्म की कहानी जितनी आप रिवील कर सकते हैं ताकि दिलचस्पी बनी भी रहे। फिल्म की कास्टिंग तो रसिका और मुकुल, रसिका के साथ मैंने काम किया हुआ है पहले, तो जब से मैंने उनके साथ काम किया था तब से मुझे लग रहा था कि मुझे फिर से उनके साथ काम करना है। तो मैं तो सोच रहा था कुछ मैं लिख लूं, तो मैंने लिखने के टाइम पे तो ये आइडिया मेरे पास आया था, तो मैंने सोचा कि इसमें एक मैरिड कपल की जरूरत होती है, तो रसिका और मुकुल दोनों हैं, और वो उनका इम्प्रोवाइजिंग जो हमने तरीका है, जिस इस पिक्चर में थोड़ा सा इम्प्रोवाइजिंग एक टेक्निक होता है, उसमें एक वर्कशॉप इन्होंने किया। उनके पास एक ग्रुप है जो इम्प्रोवाइजिंग करता है, तो उसकी वजह से उनके पास टूल्स भी होते हैं वही करने के लिए जो मैं चाहता था। तो मैंने बोला इसीलिए मैंने कास्टिंग इन्हीं का किया था। इनके साथ साथ इनकी इम्प्रोवाइजिंग ग्रुप से भी अविनाश, अंकित, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सब बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, सब के सब उसी तरीके के जो उनको आता है। तो मैंने सोचा यही कास्टिंग मैं करूं इनके साथ ही। एज फार एज सिनॉप्सिस स्टोरी है उसका, ये पिक्चर है एक हाँ अजीब प्राणी एक मैं जरा मुकुल जी को मैं देता हूँ, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि कहानी क्या है। ये कर देते हैं को, एक सेकंड तोड़ दिया मैंने, कुछ खराब कर दिया इसको, ऐसे ही पकड़ता हूँ मैं इसको, सॉरी तोड़ दिया मैंने तोड़ दिया आपका। ठीक है, इंटरव्यू के बाद आपको नया खरीद के देते हैं। हमारी फिल्म के बजट में नहीं। नहीं, ये फिल्म है एक शादीशुदा कपल है, मुंबई में रहते हैं, लेकिन इनकी जिंदगी में एक अजीब प्राणी आ जाता है।
तो जैसे करण काफ़ी बार बता चुके हैं, ये इसे मैजिकल रियलिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राणी जो है ये हमारी दुनिया का नहीं है, लेकिन इसके आने से इनके घर में इनके शादी पे क्या असर होता है, इनके निजी जिंदगियों पे क्या असर होता है, ये देखने को मिलता है हमें। और ये एक कॉमेडी है, आप बहुत हंसेंगे इस पिक्चर में, लेकिन हंसते हंसते आपको शादी के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, जेंडर के बारे में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये है कहानी, फिल्म की कहानी। अच्छा, कितना मुश्किल और आसान होता है, और जो ये रिश्ते तो यहाँ पे चल ही रहे हैं पर्दे पर जी, फिर रियल लाइफ में, क्योंकि आप लोग हस्बैंड वाइफ जी, तो घर में भी कितना उतार चढ़ाव आता है इसका। मतलब ये थोड़ा फनी भी सवाल है कि साथ यहाँ भी काम कर रहे हो, घर में भी रहते हैं। नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा बिल्कुल मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि जब हम साथ में काम कर रहे थे तो मैं तो बड़ा खुश था कि इतनी बेहतरीन एक्टर मेरे साथ काम कर रही है, तो उससे मेरा काम आसान हो जाता है और मतलब काम अच्छा हो जाता है। तो ये तो नहीं लगा कि हम हस्बैंड वाइफ है घर पे तो कुछ अलग होगा, मुझे तो बिल्कुल अलग लगा ही नहीं। वैसे सिर्फ ये प्रॉब्लम हो गई कि क्योंकि हम दोनों शूटिंग के लिए जा रहे थे एक साथ, तो घर का काम रह गया सारा। तो उन दिनों कौन क्या खाने पे बनाएगा ये सब कोई डिसीजन लेने के लिए था नहीं, क्योंकि जब मैं शूटिंग के लिए जाती हूँ तो मुकुल घर संभालता है, जब वो शूटिंग के लिए जाता है तो मैं घर संभालती हूँ। तो उन दिनों ये प्रॉब्लम हो गई कि घर का कोई काम नहीं हो पाया। ये इम्प्रोवाइज जो एक्टिंग होती है ये कितना टफ होता है, क्योंकि एक हम जिस तरह का काम कर रहे हैं इस समय, जिस तरह का काम रोजमर्रा में चल रहा है, स्क्रिप्ट आ जाती है, सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है, फिर हम याद करते हैं, ये कितना टफ और आसान होता है आप? मुझे तो एक्चुअली स्क्रिप्टेड काम से ज़्यादा आसान लगा इम्प्रोवाइजेशन करना, क्योंकि जब हम स्क्रिप्टेड फिल्म में काम कर रहे होते हैं तो ज़्यादातर शूटिंग नॉन लीनियरली होती है, मतलब सीन नंबर 2 सीन नंबर 1 के पहले शूट होता है। तो उन चीज़ों की कंटिन्यूटी को ध्यान में रखना कि किस इंटेंट से आप एक सीन से किस इंटेंट से आपने एक सीन से एग्जिट किया था, कैसे दूसरे सीन में एंट्री कर रहे हो। एंड काफ़ी बार ये 2 कंसेक्यूटिव सीन्स बहुत की शूटिंग के बीच बहुत बड़ा गैप होता है, कुछ जुलाई में शूट होती है तो दूसरा अप्रैल में शूट हो रहा होता है। तो ये इस कंटिन्यूटी को मेंटेन रखना अपने दिमाग में कि क्या चल रहा था उस वक्त उस कैरेक्टर के जहन में, इसको माइंड में रखना काफ़ी मुश्किल काम है। तो इम्प्रोवाइज फिल्म में ये अच्छी बात थी कि हम लोग लीनियरली शूट कर रहे थे, तो जो सीन आप जिस ऑर्डर में सीन्स को फिल्म में देख रहे हैं वो वैसे ही शूट हुई थी, तो ये कंटिन्यूटी वाला मामला बहुत आसान हो गया। जैसे कि दर्शक जैसे ही आपका फिल्म का नाम आता है तो एक उम्मीद करना शुरू कर देते हैं, इस फिल्म में क्या कुछ अलग आपको देखेंगे? मुझे लगता है कि इस फिल्म की डायलॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे हिसाब से डायलॉग राइटिंग फिल्म मेकिंग का एक बहुत अहम हिस्सा है। क्रेडिट मिला क्या डायलॉग में क्रेडिट मिला? गुड, हाँ, मिलना चाहिए सर, अभी क्रेडिट चेंज करनी पड़ी। दिया है डायलॉग में, दिया है ना? मैंने राइटिंग क्रेडिट नहीं दिया किसी को, नहीं, डायलॉग क्रेडिट लेकिन सारे एक्टर्स को देने चाहिए। हाँ, को क्रिएटर्स हमने सब क्रिएट किया एक साथ। तो डायलॉग राइटिंग फिल्म का बहुत अहम हिस्सा होता है। कई बार लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डायलॉग तो लिख ही लेंगे, तो वैसा नहीं है। इस डायलॉग राइटिंग बहुत ही मुश्किल काम है और कई बार लोग इसको अच्छे से नहीं कर पाते हैं। एज एक्टर्स जब हमारे पास ख़राब डायलॉग आता है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि हम उस डायलॉग को कैसे नेचुरल साउंड करवाएं और कैसे उसको रियलिस्टिक तरीके से उस बात को कहें जो राइटर कहना चाह रहा है। लेकिन इस फिल्म में ये अच्छी बात थी कि हमने, क्योंकि सब डायलॉग्स इम्प्रोवाइज्ड हैं, बहुत ही अच्छा, फ्रेश और इंटरेस्टिंग डायलॉग निकल कर आया है। जब मैंने फिल्म पहली बार देखी थी तो मुझे लगा कि ये इस फिल्म के बारे में बहुत एक्साइटिंग चीज़ है एंड आई एम श्योर ऑडियंस को डायलॉग्स बहुत ही रिलेटेबल लगेंगे। ऐसी पिक्चर्स जो हम रिलीज करने वाले हैं थिएटर में, जैसे फेरी फोक है, ऐसी पिक्चर बहुत कम आती है थिएटर में। और मैं इसलिए नहीं बोलूँ कि मैंने ये पिक्चर बनाई और हम सब ने बनाई है ना, वो इसलिए नहीं, मगर अगर ये पिक्चर भी किसी और ने भी बनाई होती तो मैं दौड़ के देखने के लिए जाता, क्योंकि ये आती नहीं है ऐसे एनवायरनमेंट में। अगर आती भी है तो किसी प्लेटफॉर्म में जाके पीछे कहीं पे बैठ जाती है और फिर किसी को पता नहीं होता, फिर एक आदमी देखता है वो किसी और को बताता है। तो इस वजह से जब थिएटर में आती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत लोग आए देखने के लिए। और जरा अगर आप उनको देख के 10 मिनट के बाद चल के जा भी सकते हैं, वो तो कोई बात नहीं, मगर उनको पसंद आएगी। मुझे लगता है कि एटलीस्ट कॉमेडी भी इतना ज्यादा है इस पिक्चर में, इतना फनी सी चीजें, कुछ भी लाइट हार्टेड थीम वाइज शायद थोड़ा सा हमारा वो
थीम तो थोड़ा सा मतलब सीरियस होता है, मगर वो कॉमेडी बहुत है इसमें, जैसे उसका जो करने का तरीका मतलब वही बहुत है। सारी सीरियस चीजों को बहुत मजेदार तरीके से बता जाती है ये फिल्म। इस बिल्कुल। तरीके से आपका डेब्यू भी होगा ना एक राइटर के तौर पे, क्रिएटर के तौर पे, ऐसा है क्या कि सर। पहले कर चुकी हैं आप? सर उसी में नहीं, इम्प्रोवाइजेशन नहीं, बनाना ब्रेड में कर चुकी हैं, बनाना क्रेडिट भी मिला था उसमें। हाँ, उसमें नहीं तो मिला, लिखा था ना, इसमें तो हमने इम्प्रोवाइज किया था, तो एक तरीके से लिखना ही हुआ, लेकिन दे दो यार क्रेडिट। मैं दे दूंगा, आप दे बोले तो दे दूंगा। सीबीएफसी में बोल रहा हूं, मैं बदल रहा हूं। पैसे भी बढ़ाना पड़ेगा सर, आपने बता दिया मुझे। फ्री में आप ये बोल सकते हैं, मैंने फ्री में लिखा है। दिल से लिखा, पैशन प्रोजेक्ट। आपकी बात क्या? अबाउट फिल्म, जो बात मैंने पूछा ना हो, लेकिन आपको लगता है दर्शकों को ये बात कन्वे होना चाहिए। आई थिंक मैंने कह दी वो बात डायलॉग्स के बारे में भी, और उस पर, और कई बार ना लोगों का मानना होता है कि जो फिल्म्स फेस्टिवल्स में गई हैं वो बहुत सीरियस होंगी और वो कुछ आपको कुछ समझाने में लगी होंगी या कुछ सिखाने में लगी होंगी। इस फिल्म में ये अच्छी बात है कि ये आपको कुछ सिखा नहीं रही है, ये आपको बहुत सारे आइडियाज़ और थॉट्स आपके दिमाग में डाल रही है, जिसके साथ आप बहुत बहुत दिनों तक रह सकते हो और उसके बारे में अपने तरीके से सोच सकते हो। तो मुझे लगता है कि यही एक अच्छे फिल्म का आइडेंटिफिकेशन है कि वो आपको बहुत सारी चीज़ों के साथ छोड़ जाए। चरण साहब, आपकी अपनी बात। आप प्लीज़ ये फिल्म देखिए, क्योंकि ये आपको हंसाएगा और आप बहुत सोचेंगे इसके बारे में बहुत दिनों के लिए, और हम सब हैं इस फिल्म में, तो आप प्लीज़ देखिए। रसिका, आपसे सवाल है कि एक तो एक्टिंग के ना 3 टिप, क्योंकि आपको अब इसी तरीके से देखा जाता है कि आप एक इंस्टीट्यूट हैं। जब आती है इतनी सहजता से अपनी बात कह जाती है कि लोग सोचते हैं मैं, मतलब कैमरे का कोई डर नहीं है आपको, अब कहीं झिझक आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आंखों में, मतलब जहाँ से ऑब्जर्व किया जा सकता है वो होता नहीं है। थैंक तो यू। कैसे खत्म करना है ये 3 टिप्स नए टैलेंट को? और नहीं लोग कैसे ख़त्म करना है? जितना आपको प्रैक्टिस होगा कैमरा के सामने उतना ही डर निकल जाएगा, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा डर रहे भी तो वो अच्छी बात है। आपको उस डर को एक्सेप्ट करके काम करना है, शायद उस डर से भी कुछ अच्छा निकल आए शॉट में। तो जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करें, और डर भी लगे तो उससे उसको एक्सेप्ट कर लें। आपने 3 नहीं बताए, एक ही था। हाँ, 2 बताएं। एक था, दूसरा क्या पूछा था आपने? तीन टिप दे दो। हाँ, कभी अपने को एक्टर को डायरेक्शन ना दें। जो आपका को एक्टर आपको दे, आप उसको रिसीव करें और उससे कुछ अच्छा बनाएं। मेरे ख्याल से जो भी एक्टर्स अपने को एक्टर्स का काम नहीं है एक दूसरे को डायरेक्शन देना, वो डायरेक्टर का काम है। तो ये नंबर 2 हो गया। सॉरी, नंबर 3। हाँ, नंबर 3 एडवाइस देने में मैं बहुत ख़राब हूँ, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है। नंबर 3 कि किसी को भी एडवाइस ना दें और किसी से एडवाइस ना लें। आपकी जर्नी यूनिक है, हर क्रिएटिव पर्सन की जर्नी यूनिक होती है, और ख़ासकर एक्टर्स की। तो अब अपनी जर्नी खुद बनाएं और किसी से एडवाइस, सबकी एडवाइस सुन लीजिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो बहुत काम कर लिया है, लेकिन फिर भी सबसे मुश्किल सवाल होगा आपके लिए, वो 3 माइलस्टोन काम जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका यहाँ तक करियर पहुंचा। एक फिल्म थी किस्सा, जो मैंने इरफान, टिस्का और तिलोत्तमा के साथ की थी। वो मेरी एज अ परफॉर्मर मेरी जर्नी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म रही है, क्योंकि उस फिल्म में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह का रिस्पेक्ट मुझे अपने को एक्टर्स और डायरेक्टर्स से मिला, मुझे लगा कि मैं अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती हूँ और मुझे वो कॉन्फिडेंस मिला। सो आई थिंक एंड ऑल्सो मुझे उस फिल्म से समझ आया हाउ टू बी अ गुड को एक्टर, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न। सो किस्सा वुड बी वन। सेकेंड आई थिंक वुड बी मिर्ज़ापुर, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अलग कैरेक्टर करने का मौका मिला, जो मैंने खुद भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कर पाऊँगी, और एक बहुत ही लॉयल और बहुत ही लॉयल और इन्वॉल्व्ड ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिला। मिर्ज़ापुर की ऑडियंस बहुत ही
बहुत टाइम से हर समय यही पूछती रहती कि अगला सीज़न कब आएगा, तो उस तरह की फॉलोइंग हमें बहुत कॉन्फिडेंस देती है और मुझे बहुत बढ़ावा देती है। अब चूंकि मिर्जापुर रिलीज के लिए तैयार है, ऐसे में बीना के बारे में एक सवाल कि आपने बीना को कैसे बनाया? बहुत बोल्ड था और आपको ऐसे देख के लगता है इस तरह का रोल आपने कैसे एक्सेप्ट किया होगा, क्या सोचा होगा, किससे किसके डिस्कशन किया था? लोगों ने कहा था कि यार ऐसा काम करो या मत करो, बहुत बोल्ड है, तुम्हारा करियर ऐसा चला जाएगा, लोग तुम्हें इस तरीके से। जैसे कि मैंने एडवाइस दिया था ना कि सबकी सुन लो लेकिन अपनी मन की करो। तो मैंने एक्चुअली, मुझे स्क्रिप्ट मिर्ज़ापुर की इतनी अच्छी लगी कि मैंने किसी से कोई एडवाइस नहीं लिया। मुझे पता था कि मुझे ये रोल करना है क्योंकि ये बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, बहुत ही अच्छी टीम है। उस समय सीज़न 1 में डायरेक्टर्स गुरमीत और करण अंशुमन, उन दोनों से मेरी बहुत सारी डिस्कशंस हुई थी और मुझे पूरा ट्रस्ट था कि वो बहुत अच्छे तरीके से कुछ नया बनाना चाह रहे हैं। और इसकी राइटिंग तो बहुत ही अच्छी थी, उस तरह की राइटिंग ज़्यादातर मिलती नहीं है। तो पुनीत ने बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी और मुझे लगा कि उसने बीना के लिए बहुत ही सेंसिटिवली इस कैरेक्टर को लिखा था और किसी तरह की सेंसेशनलिज्म पे वो नहीं जा रहा था। वो एक्चुअली उसने इस कैरेक्टर को बहुत इमेजिनेटिवली और सेंसिटिवली लिखा है। तो मैंने किसी से कोई एडवाइस नहीं लिया, मुझे पता था जब मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी कि मुझे ये कैरेक्टर करना है। मिस्टर चड्ढा ने क्या कहा था जब पढ़ा था, तो कि कैसे क्या? आप इनसे पूछ रहे हो, मुझे पूछ रहे हो? मतलब आपका क्या रिएक्शन था इस रोल के लिए? नहीं, आप किसको पूछ रहे हो? आप दोनों से पूछ रहा हूँ कि जब ये कहानी आई। लेकिन जैसे रसिका ने कहा कि सबकी सुनो लेकिन अपनी करो, और ये बात बिल्कुल सही है। अपने मतलब निर्णय तो उसी को लेना है। तो और मैंने भी एक्चुअली पढ़ लिया था वो। तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी थी क्या पहले? स्क्रिप्ट पढ़ी थी और मुझे लगा कि बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी राइटिंग है। और ये मिर्ज़ापुर के बहुत बड़े फैन है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था कि बीना को बनाया कैसे? अगर आपको याद है शुरू में जब आप एक्ट करी थी, और डे बाय डे शायद वो चेंज भी हो रही होगी, एक लंबी सीरीज थी तो। जी, वो तो बदलता ही रहता है और जब गैप के बाद आप सब्सिक्वेंट सीजन शूट करने जाते हैं तो उसमें और भी बदलाव आ जाता है। लेकिन एक लड़की थी जिससे मैं मिली थी बहुत सालों पहले, और वो एक सिंगर हैं और बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है उनकी, और छोटे छोटे कस्बे में रहती हैं और बॉम्बे आई थी उस वक्त, किसी फिल्म के सिलसिले में उनसे मिली थी। और जब आप उनसे मिलो तो बहुत ही सिंपल सी लड़की है, टी शर्ट जीन्स उसने पहनी हुई थी और बहुत शाय किस्म की लड़की थी। जैसे ही उसने गाना शुरू किया तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। मुझे लगा कि मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी है, तो वो इमेज मेरे दिमाग में रह गया था। और बीना के लिए जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया तो मुझे बहुत नर्वसनेस थी कि मुझे पता नहीं था कि कहाँ से शुरू करूं, लेकिन एक तरीके से इस इमेज के मेरे दिमाग में रह जाने से थोड़ी हेल्प हो गई। और थोड़ा सा मैं इसमें और जानना चाह रहा हूँ कि मतलब उसकी साड़ी कब कितनी कैसी, या बाल कब खुले रहेंगे, कब उसका क्यों, बहुत कुछ था उसमें। तो आपकी कितने इनपुट्स भी थे कि वो कैसे चलेगी, कितना तेज, या मैं जानना क्या चाह रहा हूँ कि इसको बनाते समय कैमरे में वो कैसे दिखेगी? आप जानती थी डायरेक्टर से ज्यादा, कई बार एक्टर जानता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी एक्टर ये मानता है कि वो डायरेक्टर से ज्यादा जानते हैं तो वो उनकी गलती है। कभी भी कोई भी एक्टर डायरेक्टर से ज्यादा नहीं जानता। बट थैंक यू कि आपने ये सब नोटिस किया, क्योंकि हम सब ने, मेकअप डिपार्टमेंट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट, मैंने, डायरेक्टर ने, इन सब छोटी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया है। हमने बहुत सारी डिस्कशंस करके सोचा है कि किस सीन में बाल खुले रहेंगे, किस में टाइट रहेंगे। मुझे लगता है कि हेयर मेकअप, कैरेक्टर को बनाने में हेयर मेकअप का बहुत बड़ा योगदान है। तो उस पर काम करने में मुझे मज़ा आता है कि किसी चीज़ को थोड़ा सा चेंज करें हेयर मेकअप वाइज, तो शायद वो कैरेक्टर और परफॉर्मेंस को हेल्प करे। तो मैं इन चीज़ों पे ध्यान देना पसंद करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है इन चीज़ों के साथ काम करना। जाते आते कोई ऐसा एक होता है ना, एक झलक बीना के बारे में कुछ बता सकती हैं? मुझे मालूम है टाइम है, लेकिन आपको लगता है कि यदि इस इंटरव्यू में आप कुछ कह सकते हैं रिलेटेड टू मिर्जापुर? काश मैं कह पाती, लेकिन मैं कुछ भी बोलूंगी तो वो आपके लिए स्पॉइलर हो जाएगा, आपका मजाक किरकिरा हो जाएगा। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी इस। थैंक यू सो मच।